नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम चंदू जैन है और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। स्कूल व्याख्याता के लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न वह जो अक्सर हम गलत करते हैं और इसकी 7वीं क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा है, बहुत ही अच्छे से इस क्लास की प्रशंसा की है, उसके लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न ये रहा, लेकिन उसके पहले अगर आप इतिहास का एक अद्भुत मंच ढूंढ रहे हैं जहां पर इतिहास के शानदार लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज उपलब्ध हो, जहां पे शिक्षक आपके लिए उपलब्ध हो, तो चंदू सर की क्लास आपके लिए यहाँ पर है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 जो है इतिहास विषय का लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पर दोनों ही उपलब्ध है। इतिहास फाउंडेशन का कोर्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी के लिए है। इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन है। इसके अलावा यूपी टीजीटी हिस्ट्री, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज उपलब्ध है। नोट्स हार्ड कॉपी में मिल रहे हैं। नोट्स आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पेपर 2 है। विश्व इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और टेस्ट सीरीज है सभी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न ये रहा, वेल्लोर का जो विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ था। एक अच्छा प्रश्न है कि वेल्लोर का जो विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न, कृपया जवाब साझा करिए। सर क्या यह 1764 में हुआ था, 1806 में हुआ, 1857 और 1935 में हुआ था। वेल्लोर का जो युद्ध है या सॉरी विद्रोह है यह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए वेल्लोर का युद्ध विद्रोह जो है वह 1806 में हुआ था। मूल रूप से इतिहास पढ़ाता हूं तो सामान्य तौर पर युद्ध जो है इस तरह की शब्दावली ज्यादा प्रयोग में आती है। एक कथन यहाँ पर है, स्टेटमेंट है, यह न तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उक्त कथन जो है यह किसका है। क्या यह वीडी सावरकर का है, एस एन सेन है, आर सी मजूमदार है और बेंजामिन डिजराइली है। यह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही एक स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन जो है, यह स्टेटमेंट जो है वह किसका था। बहुत बढ़िया, 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक विद्रोह का कथन। याद रखिएगा यह बात कही थी आर सी मजूमदार साहब ने। किसने कही थी? आर सी मजूमदार साहब ने। अगला, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। टोडरमल जो है इसके भू राजस्व व्यवस्था में एक ऐसी भूमि जो कभी भी खाली नहीं रहती थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या वह पोलस थी, क्या वह पड़ती थी, चाचड़ थी या बंजर थी। एक ऐसी भूमि जो कभी भी खाली नहीं रहती। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी और पोलज भूमि जो है यह प्रतिवर्ष जोती जाती थी। पड़ती भूमि जिसे पड़ती भूमि भी कहा जाता है, मूल रूप से 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल में। चाचड़ भूमि या चाचर भूमि जो है यह 3 से 4 वर्ष और बंजर भूमि जिसमें कभी भी कोई भी फसल नहीं होती थी। नागार्जुन स्तूप जो है यह निर्मित हुआ था, कब निर्मित हुआ था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है सर। ये बौद्ध युग में हुआ, मौर्य युग में हुआ, गुप्त युग में और गुप्तोत्तर युग में। बहुत अच्छा प्रश्न, कृपया जवाब दीजिए। नागार्जुन स्तूप जो है यह कब बना। बढ़िया प्रश्न, कृपया जवाब दीजिए। सर याद रखना नागार्जुन स्तूप जो है यह आपके मौर्य युग में बना था। बताओ भाई कब बना था नागार्जुन स्तूप? मौर्य युग में बना था। एक अच्छा प्रश्न है यह भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असम का प्राचीन नाम क्या है। एक बार यह प्रश्न जो है ना इसमें पूछा गया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। ठीक है, पावा है, कामरूप है, पीपली वन है, रामग्राम है। सामान्य तौर पर एक सरल सवाल है यह, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। याद रखना यह कामरूप होता है। क्या होता है? कामरूप। कामरूप असम के राजा। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ते हैं ना। पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, यानी कि मुगल जो दरबार है इसमें विभिन्न प्रकार के दल और उनकी राजनीति, इस तरह की एक किताब है। इसके लेखक कौन है? सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, नूरुल हसन और अतहर अली। पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, इसके लेखक जो हैं वह कौन है? एक अच्छा प्रश्न है सर। याद रखना इसके लेखक जो है यह सतीश चंद्रा है। लेखक कौन है? याद रखिएगा सतीश चंद्रा इसके लेखक है। मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन क्या कहलाता है? मुगलों के समय स्थापत्य शैली में एक व्यापक परिवर्तन हुआ था, यह क्या कहलाता है? क्या यह हिंदू इस्लामिक शैली थी,
यह गोथिक शैली है, इस्लामिक है या पारसी शैली है? मुगलों के समय जो स्थापत्य शैली में परिवर्तन हुआ था, मैं बेसिकली इस क्लास के माध्यम से हमारे सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं, यह बात याद रखिएगा। मुगलों के समय स्थापत्य शैली में जो परिवर्तन हुआ था यह हिंदू इस्लामिक शैली कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदू इस्लामिक शैली। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न जो है इनमें शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था बिरबल, टोडरमल, मानसिंह और बदायूनी। अकबर के नवरत्न जो है इनमें शामिल नहीं था। सर अकबर ने अपने दरबार में नवरत्न बनाए थे, बदायूनी इसमें शामिल नहीं था, ये बात याद रखना। तवारीख इसकी एक रचना मानी जाती है। बिरबल एक वाकपटु व्यक्ति था, टोडरमल अर्थशास्त्री था, मानसिंह आमेर का राजा और सेनापति था। देलवाड़ा का जो मंदिर है यह उदाहरण है बौद्ध स्थापत्य का, जैन स्थापत्य, मुगल स्थापत्य और सल्तनत स्थापत्य। देलवाड़ा का जो मंदिर है यह किसका उदाहरण है? बहुत अच्छे से समझिएगा। तो याद रखिएगा यह जैन स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। किसका उदाहरण माना जाता है मेरे दोस्त? जैन स्थापत्य का। देलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। जैन स्थापत्य है। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता होगा यह हमारे राजस्थान में भी पर्टिकुलर जो है वह सिरोही में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न। ताजमहल का शिल्पकार निवासी था इटली का, फ्रांस का, टर्की का या मिस्र का? ताजमहल का जो शिल्पकार था, ठीक है, वह कहाँ का रहने वाला था? याद रखना ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो दोस्त ताजमहल का शिल्पकार होता है वेरोनियो। कौन था? वेरोनियो। कहाँ का रहने वाला था यह रहने वाला था यूरोप के एक महत्वपूर्ण नगर, यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश इटली का। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? इटली का वेरोनियो। कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं और कोई सूचना अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर अपने पास जरूर सेव करके रखिए 8802060952। ठीक है, इस नंबर पर आप हमारी हेल्पलाइन टीम से सीधी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा वंशधारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? यह प्रश्न बहुत बार हमारी परीक्षा में पूछा गया है। एक ऐसा मुगल शासक जिसने अपने शासनकाल में राजपूत और मेरे दोस्त याद रखिएगा मराठा, इनके मनसबदारों में सर्वाधिक वृद्धि की थी। क्या वह अकबर है? क्या वह जहांगीर है, शाहजहां है? और मेरे दोस्त याद रखिएगा क्या वह औरंगजेब है? तो याद रखना यह कार्य किया था औरंगजेब। औरंगजेब ने कट्टर हिंदू नीति का पालन किया था, लेकिन फिर भी इसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग जो है वह की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929। बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है वह की गई थी। देखो, मूल रूप से घटना घटित हुई 31 दिसंबर सन 1929 को। कहां पर घटित हुई? लाहौर में। लाहौर में एक रावी नदी बहती, आप सबने नाम सुना होगा। इसी रावी नदी के किनारे पर मेरे दोस्त इस तरह से तिरंगा झंडा जो है वह लहराया गया। तिरंगा झंडा लहराया गया और तिरंगा झंडा लहरा करके निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि आगामी 26 जनवरी सन 1950, सॉरी 26 जनवरी सन 1930, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी सन 1930 को जो है हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए आपको पता हो, इसी 26 जनवरी की स्मृति में क्या हुआ था? इसी 26 जनवरी की स्मृति में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी सन 1950 को। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लाहौर अधिवेशन है और यही प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न। इंडियन मुसलमान के लेखक कौन हैं? डब्ल्यू हंटर, सर आगा खां, अतुलानंद चक्रवर्ती और रियाजुल करीम। ठीक है, 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में इंडियन मुसलमान नाम की यह किताब लिखी गई थी। क्या गजब का प्रश्न है। और इसके लेखक थे डब्ल्यू हंटर। कौन थे? तो याद रखना डब्ल्यू हंटर जो है वह इसके क्या थे? लेखक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था यह। क्या बात क्लियर हो गई? यह लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड लिटन है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। सर याद रखना यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय भी यही था। इसी के समय जो है वह 1857 की क्रांति हुई थी।
1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और भारत की अगर मैं बात करता हूं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आपको पता होगा अंतिम वायसराय के तौर पर हम जानते हैं यहाँ पर माउंट बेटन को। किसको जानते हैं? लॉर्ड माउंट बेटन। क्लियर? चलिए जी, अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर और दिल्ली अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। इसी में प्रजामंडल से संदर्भित कांग्रेसों ने अपने रियासतों ने कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव पारित किया था। भारत की देसी रियासतें जो है, इन देसी रियासतों को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र भी घोषित किया था। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है मेरे दोस्त, आपको पता होगा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो है, इस त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी के उम्मीदवार जब पट्टाभी सीतारामैया हारे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है, यानी कि महात्मा गांधी ने इस घटना को अपनी हार बताया था। परिणामतः सुभाष चंद्र बोस जो है उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद शाह। बताइए। एक ऐसा शासक जिसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था, घटना 1336 की है। मोहम्मद बिन तुगलक इस समय राजा हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन था? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, पहले का नाम हरिहर और दूसरे का नाम आता है बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। दस्तक शब्द जो है इससे तात्पर्य है विद्रोह, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह और बाजार। जवाब दीजिए, दस्तक शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? सर याद रखना, दस्तक का शाब्दिक अर्थ होता है जी शुल्क मुक्त व्यापार, यानी कि एक ऐसा व्यापार जिसपे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत करके मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? अकबर जो है इसने दास प्रथा का अंत कब किया और मेरे प्यारे साथियों मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? 1582, 1583, 1584, 1585। बताइए। अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है वह कब किया था? जवाब दीजिए। सर अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है ना यह किया था, याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत करके मानव अधिकारों को संरक्षण देने का काम उसने 1582 में किया था। ठीक है, नहीं 1582 इस सवाल का जवाब नहीं होगा। अकबर 1562 में ब्याह करता है, 1563 में दास प्रथा जो है इसका अंत कर देता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेता हूं मैं। अकबर ने 1562 में ही ब्याह हुआ था और 1562 में ही उसने जो है दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है ना, तो ये घटना जो है ये 1562 में हुई थी, 1582 गलत होगा। तो याद रखना यह कब की घटना है? 1582 की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सॉरी 1562 की है। 1562 में ही उसने युद्ध बंदियों को जबरन दास बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, इसके बाद 1563 ईस्वी में अकबर ने जो है वह तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1564 ईस्वी में जो है उसने जजिया कर जो है उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से इक्ता जो है इसका अर्थ क्या है? ज्येष्ठ उत्तराधिकारी का एक सिद्धांत है, राजकीय भूमि का सैनिकों के लिए एक अनुदान है, युद्ध के लूट के माल में राज्य का हिस्सा है, तनख्वाह के बदले में भूमि के लगान का एक अनुदान है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्ता? इक्ता का अर्थ जो है वह क्या होता है? एक अच्छा प्रश्न है। सर याद रखना, तनख्वाह के बदले भूमि के लगान का जो अनुदान होता है यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है इक्ता। ठीक है, चल, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो याद होगा, इक्ता प्रथा की शुरुआत भारत में इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, वैसे तो कुछ किताबों में गोरी भी मिलता है, लेकिन अगर सही बात में बात करें तो इल्तुतमिश जिसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक रूप में। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। क्या गजब का एक कथन है कि प्रत्येक भारतीय जो है वह क्या है? भ्रष्टाचारी है। यह बात किसने कही थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। प्रत्येक भारतीय जो है वह क्या है? भ्रष्टाचारी है। यह बात किसने कही थी? प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, यह बात कही थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने कही थी? याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह बात कही थी। 1800 से लेकर 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या यह भारतीय समाज सामंतवादी था, उदारवादी था, समतावादी था, या मेरे दोस्त याद रखना गणतंत्र था? बहुत अच्छा प्रश्न। 1800 से लेकर के 1200 जो है ईस्वी तक भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सर याद रखना, इस दौरान भारतीय समाज जो है यह सामंतवादी था। क्या था भारतीय समाज? सामंतवादी। क्या बात है, एक बहुत जबरदस्त घोषणा आप सभी प्यारे साथियों के लिए है। कहते हैं हार नहीं मानेंगे, हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। टारगेट है स्कूल व्याख्याता का और कोशिश कर रहे हैं लाइव बैच लेने की, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा, तो देरी किस बात की। हम लेकर आए हैं लाइव बैच। स्टार्ट हो चुका है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का इतिहास विषय का लाइव कोर्स है। पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो टेस्ट सीरीज है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चंदू सर की क्लास, क्या नाम है? चंदू सर की क्लास। और इस राजस्थान के एकमात्र लाइव बैच का लाभ उठा सकते हैं। सब जगह रिकॉर्डेड बैच मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं लाइव बैच। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसका प्रारंभ हुआ था, मद्रास में हुआ था, बंगाल में हुआ, बंबई में हुआ और असम में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसका प्रारंभ हमें कहां से देखने को मिलता है? बताइए। सर रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है यह मद्रास में हुई थी। कहां पर हुई थी? मद्रास में हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह वहाबी आंदोलन का नेता था? सर मोहम्मद अली था, अजमल खान, सैयद अहमद, एम ए अंसारी। वहाबी आंदोलन जो है इसका नेता कौन था? बताइए, वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वहाबी आंदोलन का नेता, अच्छा प्रश्न है, एक अलग तरह का प्रश्न है, सामान्यतः कंफ्यूज होते हैं। सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है ये भारत में वहाबी आंदोलन के नेता के तौर पर पहचान है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई साहब। 1562 में ब्याह हुआ, इसी साल कहा जब गुलामों की आवश्यकता नहीं है। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, और 1564 ईस्वी में जो है इसने क्या कर दिया? जो जजिया कर है, इस जजिया कर पर भी रोक लगा दी थी। तो जजिया कर पर समाप्ति जो है यह कब की गई थी? याद रखिएगा, यह 1564 की घटना है। रानी झांसी रेजिमेंट जो है इसका संबंध है आजाद हिंद फौज से, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड से। यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब कि रानी झांसी रेजिमेंट जो है इसका संबंध है, कहां से है? सर यह आजाद हिंद फौज से, आजाद हिंद फौज जो है इससे ही रानी झांसी रेजिमेंट जो है उनका संबंध माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायण पाल ने और महीपाल ने। बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था? किसने निर्देश दिया था कि आप लॉर्ड होर्डिंग जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, इस पर बम फेंक देना? क्या यह खुदीराम बोस थे, रासबिहारी घोष, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल थे? बताइए मेरे दोस्त, किसके आदेश पर जो है
यह मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखना यह राम प्रसाद रास बिहारी भोज थे, जिनके आदेश पर जो है वह वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था। तबकात ए नासिरी के लेखक है मिनाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और मेहंदी हुसैन। तबकात ए नासिरी जो है इसके लेखक कौन है? एक अच्छा प्रश्न है, जवाब साझा करिएगा। तबकात ए नासिरी के लेखक जो है यह मिनाज सिराज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मिनाज सिराज। अकबर ने समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। अकबर के समय जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था ना, गोल्ड कोइन, वह क्या कहलाता था? इलाही, जलाली, दाम और संसब। बताइए, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का जो सिक्का है वह क्या कहलाता था? अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो है यह लगभग संसब संसब कहलाता था। कहा जाता था कि इसका वजन जो है लगभग लगभग 101 तोले के आसपास का था। 101 तोले का मतलब हो गया लगभग लगभग, एक तोले में कितना ग्राम होता है? 10 ग्राम होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है लगभग 1 किलो का यह सिक्का हुआ करता था, 1 किलो सोने का बना हुआ। अब उस समय सोने की कोई इतनी कीमत थोड़ी थी मेरे दोस्त, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? मल्ल से है, देव से है, शाक्य से है, कोलिय से? ये प्रश्न अभी हाल ही में आपको पता होगा, तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ था ना सर, ठीक। तो इस प्रश्न का एक बार जवाब साझा करिए। महात्मा बुद्ध जो है उनका संबंध कहां से है? ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है इनका संबंध शाक्य कुल से माना जाता है। कहां से माना जाता है जी? शाक्य कुल से माना जाता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप इस क्लास की पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मौर्य युग में अवंती पथ था उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और पूर्वी प्रांत। अवंती पथ जो है वह क्या था? सर याद रखना, यह एक पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। क्या था? यह पश्चिमी प्रांत था। परमार निवासी थे मालवा के, राजस्थान के, गुजरात के और उड़ीसा के। परमार जो है यह कहाँ के निवासी थे? बताइए। परमार जो है यह मालवा के थे, तभी तो क्या कहा जाता है? मालवा के परमार। और कुछ परमार जो है कहाँ पर पाए जाते थे? आबू के थे। मालवा के परमार, आबू के परमार, इस तरह से भी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। ये लाइन किसने कही थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक अलग लेवल का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मेरे प्यारे साथियों एक लाइन लिखी गई है क्या? कि ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी जो है यह उत्तरदायी था। हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, यूएन घोषाल, डीडी कोशाम्बी और रोमिला थापा। आप याद करिए, जब मैंने इस को पढ़ाया था क्लास में, मौर्य साम्राज्य को पढ़ाया था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि मैंने कहा था कि मौर्य साम्राज्य के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। ब्राह्मण, और शास्त्री जी क्या है? ब्राह्मण है। तो हरप्रसाद शास्त्री जो है वो इसका सही जवाब होगा। फोर्ट विलियम जो है यह कहां पर स्थित था? मद्रास में, मछलीपट्टनम, उड़ीसा और कलकत्ता। फोर्ट विलियम एक किला बनाया गया था जी, सिद्धेसी भाषा में समझिएगा। और कहां पर बनाया गया था? तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम का जो निर्माण है यह आपके कलकत्ता में करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं डी सी सरकार। ठीक है, इंडियन एपिग्राफी, ओडेनबर्ग, एफ पार्जिटर महोदय और HD सांखलिया महोदय। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन हैं? इंडियन एपिग्राफी जो है इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है। याद रखना, यह DC सरकार होते हैं। कौन है मेरे दोस्त? DC सरकार। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया? कलकत्ता में, सूरत में, बंबई में और कर्नाटका में। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर, अंग्रेज जो है वह कहां पर स्थापित करते हैं? याद रखिएगा, इन्होंने सूरत में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थ नीति
की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, इसे औपनिवेशिक अर्थनीति, कॉलोनियल इकोनॉमी की संज्ञा जो है वह किसने दी थी? क्या यह महात्मा गांधी ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी, सरदार पटेल ने दी और मदन मोहन मालवीय ने दी थी? औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा जो है वह किसने दी थी? सर याद रखना, यह संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दिया ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? सन 1908, 1909, 1910 और 1911। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है यह कब हुई थी? तो याद रखना, मुसलमानों के लिए प्रवर्तक निर्वाचन व्यवस्था मूल रूप से 1909 के एक अधिनियम लाया गया था, और उस अधिनियम का नाम क्या था? उस अधिनियम का नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या नाम था? याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। और इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। मेरे दोस्त, कहा जाता है कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था के तहत ही भारत में विभाजन के बीज जो है वह अंग्रेजों ने बो दिए थे, कि भैया हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे यह तय हो जाएगा कि आगामी समय में भारत का विभाजन होकर के रहेगा। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी। सर याद रखना, इस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था और कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखना, ए ओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं इसकी पहला अधिवेशन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बंदर जी जो बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने इस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी का एक वक्तव्य, उत्तर तीर्थीय चेक मेरे दोस्त किससे संबंधित है? पोस्ट डेटेड चेक। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, यंग हस्बैंड मिशन। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब इसमें आप ट्रांसलेट करके ये मत करिएगा कि यंग हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जवान पति मिशन होता है। कृपया इस तरह की चीजें जो है वह आप दोहराई नहीं करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या बिल्कुल सही सुना है आपने। याद रखना, उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक जो है यह क्रिप्स मिशन को कहा गया। 1942 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन की असफलता पर ही जो है वह भारत के इतिहास में, दोस्त याद रखिएगा, क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सही जवाब क्या होगा? डेट इज क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन जो है यह मौर्य शासक जैन था? कुणाल, संप्रति, दशरथ और जालोक। एक ऐसा मौर्य राजा जो कि जैन था। बहुत बढ़िया प्रश्न। इनमें से कौन सा मौर्य राजा जो है वह क्या था? जैन था। सर याद रखना, यह संप्रीति था जो कि जैन था। अब देखो, हमें यह तो पता रहता है कि शुरुआती जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अब भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, ठीक है ना। इसके बाद जब हम चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बिंदुसार के बारे में पता है कि यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। अब जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि साहब ये शुरुआत में तो क्या था? ब्राह्मण था, लेकिन बाद में जो है वह क्या हो गया था? कंप्लीट बौद्ध हो गया था। कब हो गया था? आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग युद्ध के बाद। मध्य एशिया, लेकिन हम सामान्य तौर पर नजरअंदाज की नहीं कर देते, ये छोटे छोटे जो बाद वाले राजा होते हैं ना इन्हें, ठीक है। मध्य एशिया का विद्वान अल बेरूनी जो है वह किसके समय भारत आया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। मध्य एशिया का एक विद्वान था, नाम था अल बरूनी। यह किसके समय भारत आया था? तो याद रखना, यह गजनवी, महमूद गजनवी जो है इसके समय में भारत आया था। किताब उल हिंद इसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी कि पदाधिकारियों का उल्लेख आया है? 16 का, 17 का, 18 का और 19 का। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख आया है? याद रखना, अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर के 18 पदाधिकारी जो है इनका उल्लेख आया है। जौनपुर की स्थापना की थी बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
यह प्रश्न मुझे जहां तक याद आ पा रहा है 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना, उसमें आया था। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। इसमें वहां पर ऑप्शन चेंज था, वहां पर ये दे रखा था हुसैन शाह सरकी, और विद्यार्थी उसे वही लगा करके आए थे, जबकि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है किसके? बौद्ध के, जैन के, ब्राह्मण के और वेदों के। एक अच्छा प्रश्न है कि आगम सिद्धांत जो है वह किस धर्म से जुड़े हुए हैं? चलिए जवाब दीजिए। सर आगम सिद्धांत जो है यह आपके जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जैन धर्म से। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसकी दूसरी राजधानी थी उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र और महरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी तो क्या थी? आपको पता ही होगा। पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है दूसरी राजधानी। सब बताओ भाई साहब, हम रटकर क्या जाते हैं पहली, और प्रश्न आ जाता है दूसरी से, फिर वही तो कहते हैं ना कि समस्या उत्पन्न हो गई। भैया चीजें सारी क्लियर किया करो। ऑप्शन ए उज्जैन जो है सही जवाब होगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, फ्रांसिस जोसेफ डुप्ले। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अनुदान है 1765 ईस्वी में किसके साथ प्राप्त हुआ था? तो आप याद करिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली थी, जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो है वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। तभी तो गाना बना था, मैं चली बिहार बंगाल लुट के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है, कब पारित हुआ? 1877, 1877, 1879, 1880। बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। यूनानी राजदूत था डायमेकस। ये डायमेकस जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? एक अच्छा प्रश्न है। डायमेकस जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था? सर याद रखना, डायमेकस जो है यह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? मौर्य शासक था बिंदुसार, उसके शासनकाल में। अगला प्रश्न। चोल शासक अनुयायी थे वैष्णव के, शैव के, शाक्त थे और मेरे दोस्त जैन के। बताइए। देखिए चोल जो थे ना, यह चोल मूल रूप से किसके अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, चोल मूल रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के यह अनुयायी हुआ करते थे। चलिए, ये थे कुछ अद्भुत प्रश्न आप सभी के लिए। क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं इतिहास के अद्भुत कोर्सों के साथ में, तो मेरे दोस्त चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर शानदार कोर्स उपलब्ध है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 का इतिहास विषय का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है। हिस्ट्री फाउंडेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, इतिहास दर्शन है, और इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के 16 से ज्यादा कोर्सेज हमारे पर उपलब्ध हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर इतिहास विषय में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंदू जैन है। थैंक यू सो मच। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको चंदू सर की क्लास ए पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, नमस्कार।